नमस्कार। बुक ऑडियो में आप सबका स्वागत है। बुक ऑडियो में इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर सम्राट सुधा द्वारा लिखित पीले पन्नों से, जिसे प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, यानी आपका अपना अजय सिंघल। समर्पण उन सभी को जिनकी आत्मा जीवित है अभी भी। पीले पन्नों से ये एक युवक लेखक के 26 वर्ष की आयु से लेकर 34 वर्ष की आयु तक के पत्रकारिता और विभिन्न स्कूल्स में अध्यापन के संस्मरण हैं। इन संस्मरणों का काल वर्ष 1996 से 2000 तक का है। इन 9 वर्षों में पूरे विश्व में एक सदी बदली। ये आश्चर्य की बात है कि विगत वर्षों में लेखक को कभी इतने सघन रूप में ये सब याद नहीं आया, लेकिन कोरोना काल का लॉकडाउन उसे लगभग 25 वर्ष पीछे ले गया, जहां ये सब स्मृतियां चुपचाप जीवित थीं। वो आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व का भारतीय समाज था, जिसकी अपनी गति और दशा थी। निश्चित रूप से आज से कम उन्नत, लेकिन मनुष्य का मन 25 वर्ष पूर्व या उससे पहले अनेक वर्षों पूर्व भिन्न रहा होगा, ऐसा लेखक नहीं मानता। हमारी नैतिकता, संवेदनाएं, आवेग या कहूं कि समग्र मनोवृत्ति आदिम युग की ही है। परिवर्तन मात्र भौतिक संसाधनों में आया है। इन संस्मरणों में उस भाषा शैली का प्रयोग किया गया है जो उन स्थानों पर व्यवहृत थी जहां के ये हैं। पब्लिक और बोर्डिंग स्कूल्स के संस्मरणों को हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हुए देवनागरी लिपि यानी हिंदी में लिखा गया है, जिसका कारण उस वातावरण से पाठक को जोड़ना है। इसमें से कतिपय संस्मरण फेसबुक पर आए हैं। उन्हें पढ़ते हुए पाठक प्रसंगानुसार उनसे स्वयं को जोड़े, ये निवेदन है। विश्वास है कि ये संस्मरण प्रत्येक उस पाठक को अपने एवं सार्थक लगेंगे, जिसके लिए जीवन मात्र जीने का एक अवसर नहीं, वरन बहुत कुछ अच्छा समझने और करने का एक माध्यम भी है। जिन विद्वानों की सुसुक्तियां मैंने कतिपय अध्यायों के अंत में प्रयुक्त की हैं, उन सभी को नमन करते हुए ये कहानी मैं आपको सादर सौंप रहा हूं। इस कहानी में कुल 5 अध्याय हैं और वो अध्याय इस क्रम से हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं अध्याय 1, पत्रकारिता के संस्मरण। 1, समाचार पत्र की नौकरी व चाय की जलन। वर्ष 1996-97 का वो दौर था जब पूर्वी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एकाधिक समाचार पत्र देहरादून में अपने प्रकाशन प्लांट लगा रहे थे। मेरठ के स्थान पर अब देहरादून से हरिद्वार, रुड़की, देहरादून व पर्वतों के लिए एडिशन निकलने लगे थे। इन्हीं में से एक में वर्ष 1997 के जनवरी माह में मैंने बतौर प्रशिक्षु उप संपादक नियुक्ति ली। संपादकीय विभाग का कार्य साय 6 बजे से प्रातः 2 बजे तक का होता था। पहले दिन मैं ऑफिस पहुंचा। एक बड़े कक्ष में थोड़ी थोड़ी दूरी पर टेबल्स थीं, जिन पर उप संपादक बैठ अपने निर्धारित क्षेत्रों से पैकेट्स में आने वाले या त्वरित स्थिति में फैक्स से प्राप्त समाचारों को छापने की दृष्टि से हेडिंग, साइज, कॉलम आदि की दृष्टि से तैयार करते और फिर उन्हें कंप्यूटर टाइपिंग हेतु कंप्यूटर रूम में भिजवाते। वहां से पेज बनकर फिर टेबल पर आता, जिसे लेकर पेस्टिंग रूम जाते। वहां से पेज पेस्टिंग, फिर प्लेट्स,
और इसके बाद मशीन पर छपने के लिए अखबार चला जाता। आप अब तक ये समझ चुके होंगे कि उस समय तक कंप्यूटर पूरी तरह प्रकाशन में छाया नहीं था। संपादकीय विभाग में एक और संपादक बैठते थे। पहले ही दिन उन्होंने अपने साथ मुझे बिठा लिया। मेरा काम फैक्स से आने वाले क्षेत्र विशेष के उन समाचारों को पढ़ना था जिन्हें मुख्य कार्यालय से भेजे जाने वाले सभी कार्यालयों के मुख्य पृष्ठ में स्थान दिया जा सके। पढ़कर मैं संपादक को उनकी ब्रीफिंग करता और वे अंततः उनके हेडिंग्स, फॉन्ट व प्रकाशन स्थान का निर्धारण करते। पहले दिन मैंने लगभग 25 प्राप्त समाचारों में से 4 समाचारों को हमारे क्षेत्र की महत्ता की दृष्टि से मुख्य पृष्ठ के लिए चुना। संपादक को उनकी ब्रीफिंग की तो वे मुस्कुराए और बोले, अब इनके हेडिंग्स आप ही बनाओ। मैंने साथ ही साथ हेडिंग्स बना दिए। उन्होंने कुछ रिमार्क्स लिखकर ऑफिस बॉय को कंप्यूटर रूम में वो समाचार देकर आने को कहा। इसके बाद वे बोले, बस सुबह तक यहीं मेरे पास बैठे रहो। आज ऑफिस को पढ़ो, इसे पढ़ समझ गए तो मजबूत संपादक या पत्रकार बनोगे। उस पूरी रात मैंने संपादकीय विभाग के प्रत्येक कर्मचारी की भाषा, कार्य पद्धति, कूटनीति और कर्मठता सभी का अध्ययन किया। अखबार का पहला एडिशन, जो पर्वतीय क्षेत्र का होता था, रात्रि 9 बजे तक आ जाता था। रात 9:30 के आसपास अगले दिन का अखबार छपकर संपादक की टेबल पर आया तो उन्होंने उसे मेरी ओर बढ़ा दिया। प्रथम पेज पर वे चारों समाचार ठीक उन्हीं हेडिंग्स के साथ छपे थे जैसे परमेश्वर ने मुझसे तैयार करवाए थे। अंदर से अत्यधिक खुश होते हुए भी मैंने बाहर से सामान्य दिखने का असफल प्रयास किया। उठकर संपादक के पैर छुए तो वे बोले, यहाँ ऐसी उपलब्धि का जुर्माना भरना होता है। चाय व मट्ठी फौरन अपने व मेरे लिए लाने के लिए कैंटीन फोन करो। मैंने कैंटीन फोन किया। थोड़ी देर में चाय व मट्ठी आ गई। बाद में संपादक ने ही उनके रुपए दिए, ये कहकर कि जब वेतन मिलेगा उस दिन आपसे दावत लेंगे। इतने से ही बच नहीं सकते पंडित जी। चाय इधर चल रही थी और उसकी जलन कक्ष में। 2 बंद पैकेट्स खुले तो मिली खुशी। कुछ दिन संपादक जी के साथ बैठकर मैं प्रार्थना कर डेस्क पर आ गया। मेरे पास पर्वतीय के साथ रुड़की व हरिद्वार के पृष्ठ थे जिनके लिए आने वाले समाचार मुझे देखने होते थे। उस डेस्क पर 3 अन्य उप संपादक थे जिनमें से एक जो हमसे कुछ माह पूर्व नियुक्त हुआ था मन में स्वयं को हमारा बॉस समझने लगा था। अपने हिस्से का प्रथम एडिशन का काम निपटा मैं संपादक की टेबल पर आ जाता था और उनके निर्देशित काम में हाथ बटाता था। उस समय पर्वतीय पत्रकार जो टैक्सी सुबह अखबार लेकर जाती थी उसमें ही डाक से त्वरित हो तो फैक्स से या कभी कभी व्यक्तिगत रूप से देहरादून आकर हस्तलिखित समाचार दे जाते थे जिन्हें हमारा कथित बॉस बेरहमी से अपनी कुर्सी के पीछे डाल देता था। पर्वतीय पत्रकार शाम को फोन करते तो वो और भी न्यूज हैं, बाद में फोन करना आदि कहकर चोगा पटक देता था। फोन उठाने में वो बंदर सी चपलता दिखाता, ये दर्शाते हुए कि सीनियर के नाते वो ही फोन को हाथ लगा सकता है। एक बार जब वो वॉशरूम गया था तो श्रीनगर गढ़वाल से भी ऊपर किसी स्थल के पत्रकार का फोन आया।
मैंने फोन उठा लिया तो वो बहुत याचना भरे शब्दों में बोला, सर, पहाड़ की समस्याओं पर मैंने बहुत मेहनत से 5 पैकेट भेजे हुए हैं। 1 सप्ताह से ऊपर हुए, कुछ नहीं छपा। क्षेत्र में कार्यरत पत्रकार की स्थिति हम डेस्क पर कार्य करने वाले उप संपादकों से यूं अधिक संवेदनशील होती है कि वो उन लोगों के प्रति सीधा उत्तरदायी होता है जिनका वर्णन वह अपनी रपट में करता है। मैं उससे भाई जी कहकर बोला तो उसके लिए डेस्क से ये नया अनुभव था। इस बीच हमारा वो बॉस आ गया। मैं उसकी ओर देखकर भी निर्लिप्त भाव से साधिकार उन पत्रकार से बात करता रहा। ये उसे और चुभ गया। वो गुर्राने लगा, लेकिन मैंने उन पत्रकार भाई को इस आश्वासन के बाद कि मैं उनके पैकेट्स देखूंगा, फोन रखा। हमारा बॉस उबल पड़ा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, कल के लड़के डेस्क चलाएंगे, अब क्या इज्जत रह गई हमारी, मैं जा रहा हूं छोड़कर। इतना कहकर वो डेस्क से उठकर कक्ष से बाहर की ओर भागा। मुझे उम्मीद थी कि उस जैसे वरिष्ठ उप संपादक को कोई या अंततः थोड़ी दूर बैठे सब देख रहे संपादक तो रोकेंगे ही, परंतु किसी ने ऐसा नहीं किया। संपादक ने उस रात का डेस्क का सारा कार्य मुझे व अन्य को संभालने के लिए कहा। हमने अन्य दिनों की तुलना में शीघ्र व शांति से अनेक पृष्ठ तैयार किए। अगले दिन मैं अपराह्न 12 बजे ऑफिस पहुंचा और उन पर्वतीय भाई के पैकेट्स खोजे। 5 में से 3 मिल गए। उनके अतिरिक्त अन्य दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों की ऐसी महत्वपूर्ण व घोर परिश्रम से तैयार लेख रपट मिली जो महीनों पूर्व भेजी गई थी और जिन्हें छापना अब भी प्रासंगिक था। मैंने क्षेत्रवार 4-4 रपट छापने का विचार किया। संपादक जी के घर फोन मिलाया तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर वाले को भेजता हूं, दिन में ही सब तैयार रखो, शाम को बस समाचारों को देखना। थोड़ी देर में कंप्यूटर वाले सहकर्मी आ गए। 1 बजे से हमने टाइपिंग शुरू कर दी। 2 बजे के आसपास सिक्योरिटी से कॉल आई कि संपादक जी ने घर से भोजन भिजवाया है। ऑपरेटर जाकर लाया। मैं भोजन करता रहा और एडिटिंग भी करता रहा। शाम 4 बजे तक हमने 4 रपट पर्वतीय दूरस्थ क्षेत्रों की छापने के लिए तैयार कर ली। अगले दिन के अखबार के पर्वतीय संस्करण में 4 रपट प्रमुखता से प्रकाशित हुई। शाम को ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि उन सभी पत्रकारों के दिन में भी फोन आए थे जिनकी महीनों से रुकी रपट अब छप पाई थी। रात 9 बजे जब हमें आधा घंटा का अवकाश जो अगले संस्करण को छापने से पूर्व मिलता था, उन सभी के फोन सुनने व उनकी खुशी को महसूस करने में बीता। संपादक जी की टेबल पर ही वे फोन सुने। संपादक जी ने गंभीर मुद्रा में मेरे सिर पर हाथ रखा। अपनी डेस्क पर पहुंचा तो इंटरनल पोस्ट से एक पत्र मिला। अब मैं उस डेस्क का प्रभारी बना दिया गया था। मैंने संपादक जी को वहीं से थैंक्स कहा तो वे आंखें तरेर कर बोले, हिंदी समाचार पत्र में हो, थैंक्स क्या होता है, चलो अगला एडिशन देखो। उनके एडिशन से पूरा कमरा ठहाकों से गूंज गया। इसमें उस रूठे पिया की हंसी भी शामिल थी जो कुछ दिनों पूर्व तमक कर चला गया था। मुझे अच्छा लगा। 3. समाचारों में सृजन। समाचारों की दुनिया से मेरा साहित्य प्रभावित हुआ। सुबह 3-4 बजे घर पहुंचने पर उस समय सोने का प्रयास करना पड़ता। अब आसपास के लोग उठ रहे होते, लेकिन दिन अजीब सी स्थिति में बीतता और साढ़े 6 बजे फिर
क्राइम, राजनीति और अन्य समाचारों के संपादन में लग जाना, सुबह 1-2 बजे तक। ऐसे में कुछ एक रचनाएं डायरी में उतर पाती बस। जिस राशि फल को सुबह अखबार हाथ में आते ही पाठक बड़ी आस्था से पढ़ते, वो कोई ज्योतिषी नहीं, हम में से ही एक उप संपादक तैयार करता था। उसने 3 सेट्स तैयार किए हुए थे, जिन्हें प्रतिदिन अलग अलग राशियों के संग अलट पलट कर छाप दिया जाता था। ये पहला दुखद तथ्य था जो मेरे संज्ञान में आया। उस अखबार के रविवार संस्करण के लिए मेरठ से 4 रंगीन पृष्ठ अलग से छपकर शुक्रवार तक आ जाते थे। साहित्य उससे भी गायब था। हाँ, कुछ रोचक व जानकारी परक छापा जा सकता था। मैं एक दिन के लिए रुड़की आया। तत्कालीन रुड़की विश्वविद्यालय के भूकंप अभियांत्रिकी के प्रोफेसर प्रमोद नारायण अग्रवाल सूखी लकड़ियों से कलाकृतियां तैयार करते थे। उन पर एक लेख मैंने तैयार किया। उन्हीं से ड्राई स्टेम स्कल्पचर तथा ड्रिफ्ट वुड का अंतर ज्ञात हुआ, जो उस लेख में मैंने लिखा। हस्तलिखित लेख कतिपय फोटोज के साथ मैंने संपादक जी को सौंप दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस रख लिया। बुधवार का वो दिन था। मुझे लगा आने वाले रविवार को वो आ जाए तो अच्छा, संपादक जी से नहीं पूछूंगा। ये मन बना लिया मैंने। एक दिन कार्यालय के मेन गेट पर कंप्यूटर ऑपरेटर मिला तो उसने बताया कि संपादक जी ने टाइप कराकर आपका लेख मेरठ भिजवाया है। अगले ही दिन वो लेख रविवार संस्करण के साथ जाने वाले 4 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ। उस रात की चाय मट्ठी मेरे खाते से गई। अच्छा लगा और प्रोफेसर अग्रवाल को तो बहुत ही अच्छा। साहित्य ना सही, काफी दिनों बाद मेरा सृजनात्मक कुछ छपा, ये संतोष भी बहुत था। मैंने रूखे समाचारों के रसमय साहित्यिक शीर्षक लगवाने शुरू किए, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा संपादक जी व अखबार के महाप्रबंधक से मिली। एक मजेदार प्रसंग, हमारे रुड़की संवाददाता ने रुड़की से एक बड़े नेता की खबर भेजी कि वे अगले दिन प्रातः 11 बजे अमुक कार्यक्रम का रुड़की में उद्घाटन करेंगे। एक अन्य न्यूज मिली जिसमें लश्कर में भी उसी समय वे ही नेताजी एक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, ऐसी सूचना थी। उप संपादक के पास न्यूज को रीराइट करने का अधिकार होता है, सो मैंने दोनों न्यूज मिक्स की और एक सम्मिलित न्यूज तैयार की, जिसका हेडिंग दिया, नेताजी ने बनवाया अपना क्लोन। सब हेडिंग, एक ही नेताजी एक ही दिन व एक ही समय होंगे 2 स्थानों पर। शेष खबर में क्या रहा होगा आप समझ ही गए होंगे। ये खबर रात के दूसरे संस्करण में छपी तो मैंने संपादक जी को दिखाई। वे बोले, मजा आ गया भाई। रुड़की में अगले दिन के लिए अतिरिक्त समाचार पत्र भेजे गए और वे सभी भी बिक गए। उस रात महाप्रबंधक ने रात की पाली में आकर हाथ मिलाया और मेरे करियर में कुछ न कुछ उपलब्धि देने की बात भी कही। रुड़की संवाददाता की खुशी देखने सुनने लायक थी, क्योंकि पाठक तो यही जानता है कि अखबार संवाददाता ने जैसी भेजी वैसी छपी। उप संपादक उस समय पाठक के मस्तिष्क में होते ही नहीं थे, अब का पता नहीं। 4. क्यों छोड़ी पत्रकारिता? धीरे धीरे मैं साहित्य से दूर होता जा रहा था। रात्रि पाली का असर स्वास्थ्य पर प्रतिकूल था। बस समाचार ही समाचार। हम लोग शाम को 6 बजे ऑफिस में घुसते और सुबह 3 बजे निकलते। जो अखबार पाठक को सुबह पढ़ने को मिलता, उसे
गत रात में हम पढ़ चुके होते थे, सो कई बार अगले दिन की तारीख को लेकर संभ्रम होता। ये वे कारण थे जिन्हें याद रखते हुए मैं नौकरी पत्रकारिता छोड़ने का मन बना रहा था, लेकिन ये इतने बड़े नहीं थे। मुझे कुछ ठोस की प्रतीक्षा थी। पर्वतों की न्यूज वहां के संवाददाता बहुत परिश्रम और रिस्क लेकर भेजते थे। वहीं अवस्थित एक यूनिवर्सिटी के एक भंडाफोड़ की खबर एक संवाददाता लेकर देहरादून ही आया। उत्तर पुस्तिकाओं के प्रथम पृष्ठों के पारस्परिक अदल बदल का मुद्दा था, जिन्हें सिद्ध करते अनेक फोटोज थे। खबर बहुत संवेदनशील थी और ऐसी खबरों को छापने से पहले महाप्रबंधक की अनुमति अपरिहार्य थी। शाम के 6 बज चुके थे। उस दिन के समाचार आने शुरू हो गए थे। मैंने उस संवाददाता को रात में ही कहीं रुकने को कहा ताकि अगले दिन आराम से खबर का अध्ययन कर छापने का प्रयास किया जा सके। उसने जेब से कुछ रुपए निकाल कर दिखाए, बोला, बस वापस जाने लायक हैं सर, ये भी किसी से मांगकर। उस भाई के पास ढंग के गर्म कपड़े तक नहीं थे। मेरे अश्रु उभरे, जिन्हें साध गया मैं। वो बोला, आपके घर रह लूंगा सर, यात्रा का थका हुआ हूं। मैं अगली सुबह 3 बजे ऑफिस से निकलता और उसे ऑफिस में इसलिए नहीं बिठाया जा सकता था कि जिन सभी लोगों को वो भोला भाई सबसे भद्र मानता था, उनमें ही अनेक नराधम थे। मैं उसे ऑफिस के बाहर एक चाय की दुकान पर ले गया। वहां उसके सुबह तक लेटने की व्यवस्था की। संपादक को बताऊं या नहीं, इसी ऊहापोह में सारी रात एडिटिंग करता रहा। अंततः नहीं बताया और सुबह उस भाई को लेकर घर चला आया। सुबह घर पर चाय पीते हुए मैंने उस भाई की आंखों में विशुद्ध पर्वतीय भोलापन देखा। फिर भी उसे उस खबर की संवेदनशीलता का पूरा बोध था। और मुझे ये कि संपादक तक तो ठीक, जीएम से नियम अनुसार अनुमति लेने गया तो छप ली फिर यह खबर। एक बार उस संवाददाता को टटोलने के लिए मैंने कहा, इस खबर के छपने पर आपकी नौकरी तो गई समझो। उसने जो कहा उससे मुझे अपनी क्षुद्रता अनुभव हुई। वो बोला, रोटी के लिए नहीं हूं पत्रकारिता में। आपका नाम सुना था कि एक मैदानी है, तकड़ा, लेकिन आपको कष्ट है तो रहने दो। मेरा सिर शर्म से झुक गया। मुझे उसने ये भी बताया कि अखबार उसे या अन्य को कोई नियमित वेतन नहीं देता। वे तो बस पहाड़ों की समस्याओं को उठाने के लिए पहाड़ों में भटकते हैं। एक परिचय पत्र के लिए वो भी महीनों सेवा के बाद मिलता है और कभी कभी विज्ञापनों का हिस्सा। अब जो मुझे करना था मैंने मन में तय कर लिया। उस भाई को विदा किया। जाते जाते उसने विक्रम से मुंह निकालकर एकाएक पूछा, सर कल छपेगी ना? असमंजस में मैंने उसे आश्वस्त कर दिया। डेस्क का प्रभारी मैं था ही। जो कुछ होने जा रहा था उसकी गाज मुझ पर ही गिरनी थी। अवचेतन में मुझे नौकरी पत्रकारिता छोड़ने की ठोस वजह मिल चुकी थी, मगर खबर छापकर ही। उस दिन मैंने पर्वतीय पृष्ठ की 2 प्लेटें बनवाई। एक में लगभग आधे पृष्ठ पर सचित्र वो खबर थी, दूसरे में उसे छोड़ अन्य प्लेट्स मशीन पर जाने से पहले मेरे पास आती थी, जिनके कोने में मुझे साइन करने होते थे। जब दोनों प्लेट्स आईं, तो मैंने दूसरी वाली रोककर पहली अग्रसारित कर दी। अब खतरा संपादक का था, क्योंकि सारे संस्करण छपकर पहले उनकी मेज पर आते थे, मगर बड़ी संख्या में छप चुके अखबारों को जाने से रोक तो वो नहीं सकते थे।
उस रात मशीन से अखबार उठाकर मैं सीधा उनके पास पहुंचा। मुझे देखते ही वे गंभीरता से बोले, आज इस ऑफिस में आपके साथ अंतिम चाय मट्ठी है। मैंने अबोध बनकर पूछा, क्यों? तो उन्होंने अपनी मेज की दराज से निकालकर पहली वाली न्यूज प्लेट मुझे दिखाई। एक कुशल संपादक की अपने कार्यालय पर यह सशक्त पकड़ थी। आगे बोले, धमाका तो होना ही है कल। जीएम से आप ही निपटना, मैं तो किसी तरह बच निकलूंगा। संपादक की सत्यनिष्ठा से नतमस्तक हो गया मैं। अनेक जीप पर्वतीय संस्करण को लेकर निकल रही थी और मैं उस निडर पर्वतीय पत्रकार संवाददाता की प्रसन्नता का कारण उनमें जाते हुए देखकर संतुष्ट था। उस रात के अन्य 2 संस्करण मैंने संपादक की मेज पर रहकर ही निकाले। वे पूरी रात में बस एक बात बोले, आपके स्थान पर मैं होता तो ये खबर ना छाप पाता बेटा। इतने दिनों के कार्यकाल में पहली बार उन्होंने मुझे बेटा कहा था। अगली सुबह 11 बजे दरवाजे की ठक ठक से मैं उठा तो कार्यालय से एक पत्रकार बुलाने आए थे। जीएम ने बुलाया था। उनके रूम में पहुंचा तो वहां संपादक मौजूद थे। जीएम ने बोलना शुरू किया, आपको जल्दी ही नए प्लांट में बतौर एडिटर भेजने वाला था। आपने ये क्या किया? यूनिवर्सिटी से हजारों के विज्ञापन आते हैं साल में। चलिए कल के अखबार में एक खंडन छाप दीजिए और एक माफीनामा हमें दे दीजिए। मुझे लगा इससे झक मारना बेकार है। मैंने कहा, ठीक है, चलता हूं। शाम को आकर आपके आदेश का पालन करूंगा। शाम को अरसे बाद मैं पलटन बाजार में था। रात को घर पहुंचा तो सामने की दुकान के अंकल ने बताया कि एक पत्रकार आए थे, आप संपादक से बात कर लीजिए। मैंने उन्हीं के हेडलाइन से संपादक से बात की तो वे बोले, जीएम को मना लिया मैंने, माफीनामा मत दो, ऑफिस आ जाओ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरे लिए वो भावुकता के क्षण थे जिनमें बह जाने का पूरा योग मुझे अनुभव हो रहा था, परंतु उसमें अंततः शून्य की गुणा कर मैंने ना जाने का निर्णय ले लिया। 2 दिन तक बुलावा आया, परंतु अब मैं अपनी शामें जीना चाहता था। पत्रकारिता से बड़े गलतफहमी में रहने वाले आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जो सही हैं वो तो हमेशा और हर कहीं सही ही हैं। श्री ताज भोपाली का एक शेर याद आ गया, तुम्हारी बज़्म से बाहर भी एक दुनिया है। मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। अंततः मैंने पत्रकारिता ही छोड़ने का निर्णय लिया। उस प्रकरण का क्या हुआ? खबर छपते ही यूनिवर्सिटी में हड़कंप मचा। अनेक की नौकरी गई, अनेक आगे के लिए सुधर गए। जिन उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ हुई थी उनमें सुधार किए गए। उससे आगे उत्तर पुस्तिकाएं स्टेपल नहीं, धागे से सिली हुई आने लगी। वे जो भोले संवाददाता थे उन्हें उस समय के एक विदेशी रेडियो प्रसारण हेतु रिपोर्टर की सवेतन नौकरी उसी खबर विशेष के कारण मिली, जिनकी रिपोर्टिंग अनेक बार मैंने सुनी। हां, उनसे मेरी भेंट उन दिनों ना हो पाई। मैं हिमाचल प्रदेश के एक आर्मी स्कूल में हिंदी अध्यापक बनने चला गया। लगभग 5 वर्षों बाद जब मसूरी बोर्डिंग स्कूल में आया तो उनकी बड़ी बहन एक दूसरे स्कूल में इनविजिलेटर के रूप में गया तो मुझे मिली। वे वहां अध्यापिका थी। नाम जानकर आई और बोली, आप अखबार में काम करते थे ना? मेरे हां कहने पर उन्होंने सब बताया और मोबाइल से अपने उस भाई से बात कराई। वो आवाज सुनते ही फूट फूट कर रोया। कुछ देर तक कोई बात नहीं, आंसू इधर भी उमड़े, लेकिन आखिर मैं इनविजिलेटर था।
सहज बना रहा। लेकिन उस रात नहीं, अंतिम बार उनसे वर्ष 2006 में बात हुई। कई लोग आज भी मेरे अखबार और पत्रकारिता छोड़ने के निर्णय को गलत बताते हैं, लेकिन एक ने वो निर्णय कभी गलत नहीं कहा। क्या ये भी बताना होगा किसने? अध्याय 1 समाप्त होता है। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए अध्याय 2।